हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लेकर के आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जो बीपीएससी टीचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से रहेंगे। एक दो क्वेश्चन जो है एंशिएंट और मेडिएवल से रहेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहीं से आने की संभावना है। ठीक है, आप लोग जैसा कि सिलेबस में भी देख चुके हैं, रंजित सर के द्वारा भी बताया गया यही सिलेबस है। तो उस हिसाब से जो है हम आज लेकर के आए हैं पूरा का पूरा जो है मॉडर्न हिस्ट्री हम जो है एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हो सकता है कि पार्ट 2 भी इसका हमको डालना पड़ेगा, तो हम डालेंगे। इसको आप लोग जो है ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपका एक भी क्वेश्चन अगर इससे आएगा तो एक भी नहीं छूटेगा। ये लुसेंट का जो है एकदम निचोड़ क्वेश्चन है, आपको जो है हम बहुत कम समय में इसको हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है पहला प्रश्न लेते हैं। यानी पहला जो ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम है नरमपंथी या उदारवादी चरण, जो 1885 से 1905 ईस्वी तक के बीच का है। जिसमें आप लोग देखेंगे कांग्रेस की स्थापना से लेकर के जो है भारत का बंगाल का विभाजन तक इसमें हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग फिर जो है इसी तरह से चैप्टर वाइज चैप्टर इसमें हम लोग देखते जाएंगे। चलिए हम लोग जो है बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग कि हम लोगों का जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो उदारवादी चरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न जो है वो देखिए क्या है कि भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है किसके लिए? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। जानते हैं आप 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके जो संस्थापक थे A.O. ह्यूम थे, और इसके जो पहले जो मेंबर बने थे, मतलब अध्यक्ष बने थे, वो थे W.C. बैनर्जी। और इसके जो मतलब जो है कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, तो ये किया गया था कहाँ पर? तो मुंबई में। इस तरह से आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय किस लिए या क्यों प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था, इसलिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला जो है देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है आपका कि 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? संवैधानिक आंदोलन। क्या था? तो ये था संवैधानिक आंदोलन। ठीक है, समझ रहे हैं ना? 1885 से 1905 के काल के जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था, उनका आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? नहीं, किस तरह का वो आंदोलन करते थे? संवैधानिक, मतलब इलीगल नहीं करते थे, वो लीगल करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो आप लोग जान चुके हैं कि मुंबई में हुआ था। तो आप इससे पहले के क्वेश्चन में देखें कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई। ठीक है, इस तरह से निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नेरोजी को जानते हैं। ठीक है, दादा भाई नेरोजी को। इस तरह से आपका अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल के काल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो ये बनी थी किसके दौरान? तो लॉर्ड रिपन के। और कहीं कहीं पर ऐसा भी पूछता है कि ये यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है किसके दिमाग का उपज था? तो लॉर्ड रिपन को हम लोग लॉर्ड डफरिन को टिक करेंगे। क्या करेंगे? लॉर्ड डफरिन, याद रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो ये लॉर्ड कर्जन के काल में किया गया था। किसके काल में? लॉर्ड कर्जन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, उसके बाद जो है भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो वो था सत्येंद्र नाथ टैगोर। यानी सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये कौन थे? तो मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। इस तरह से आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, या कहीं कहीं पर ऐसा भी रहेगा A.O. ह्यूम, तब भी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को ही टिक करेंगे, यानी A.O. ह्यूम को। अगर इसका जो है प्रथम अध्यक्ष कहेंगे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी को हम लोग W.C. बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है वह है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। किसको? A.O. ह्यूम। यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को क्या कहा जाता है? कि हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा।
वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो दादा भाई नेरोजी जो थे ये ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। ठीक है, प्रथम ऐसा व्यक्ति था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे, वो कौन थे? दादा भाई नेरोजी। ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो आप देखिए कि कह रहा है कि दादा भाई नेरोजी के बारे में दिया है कि 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। सही बात है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी, ये भी बात सही है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। इन कथनों में कौन से कथन सही है? तो आप देख सकते हैं कि 3 बार ये जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी। आपका जो आंसर होगा इस प्रकार से क्या हो जाएगा? तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से मुंबई स्थानांतरित किया गया। क्यों वहाँ से स्थानांतरित किया गया था? तो पूना में प्लेग यानी हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान जो है पूना से मुंबई बदलने पर विवश हुए थे। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी नंबर यानी डी नंबर क्या हो जाएगा कि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन को स्थान पूना से मुंबई बदलने पर विवश हुए थे। ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है कि ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, तो ये जो है पुस्तक किसने लिखी? तो आप जानते हैं कि ये पुस्तक जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखे हैं। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या है? ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक। ए नेशन इन द मेकिंग नामक, इसको 1-2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसी तरह से अगला प्रश्न लेते हैं। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वो क्या थे? देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, उसके बाद पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, उसके बाद प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनः अन्वेषण। ठीक है ना, तो इस तरह से ये सभी हो जाएगा। ठीक है, इन सब के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि क्या है वो प्रश्न कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उनमें शामिल नहीं था? तो देखिए 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, ये तो सही है। 1870-80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, यही गलत है दोस्तों। ठीक है, 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल की चपेट में था, और 1883 का इल्बर्ट विधेयक विवाद। तो ये सभी जो है मतलब जो है तत्कालिक कारण था, जबकि जो है सी यानी बी नंबर जो 1870 से 1880 का द्वितीय आंग्ल अफगान, ये इसका मुख्य कारण नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक, आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्षता कौन किए थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। जो प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे, और बाद बाकी जो है यहाँ पर ये सभी उपस्थित थे। दादा भाई नौरोजी थे, जस्टिस रानाडे उपस्थित थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर उपस्थित थे, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। ठीक है, याद रखिएगा कौन नहीं थे? जो लिखे थे ए नेशन मेकिंग नामक पुस्तक, वो उपस्थित नहीं थे। ठीक है ना, उसके बाद देखिए अब 1905 में जो जिस समय जो है याद रखिएगा कि जिस समय जो है बंगाल विभाजन हुआ था, उस वर्ष जो है कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। ठीक है, याद रख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। जैसा कि हमने पहले भी बता चुके हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी थे, या व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, उसके अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1837 ईस्वी में। कब हुई? 1837 में। देखिए क्या है, फिर से देख लेते हैं। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1837 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका
कि वो है लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो ये किए गए थे किसके कल्याण के लिए? तो जमींदार, किसान, शिल्पकार, उपयुक्त सभी के लिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? टिक मारेंगे उपयुक्त सभी को। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके लिए, किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो ये जमींदार, किसान, शिल्पकार सभी के लिए किए गए थे। ठीक है, दादा भाई नेरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो ये किए थे कहाँ पे? लंदन में। कहाँ किए थे? लंदन में। याद रखिए, दादा भाई नेरोजी 1866 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो महादेव गोविंद रानाडे। कौन किए थे? महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, इसको MG रानाडे भी बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम, तो ये तो गलत है, आप लोग देखे थे पहले कि मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नेरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, तो ये सही है। उसके बाद है देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में यानी क्या है? लखनऊ अधिवेशन किया गया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। तो ये दोनों बात सही है। क्या सही है? कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नेरोजी की अध्यक्षता में हुआ, ये बात सही है। और दूसरा बात क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। तो इस तरह से आपका जो आंसर हो जाएगा सी, यानी क्या हो जाएगा? 2 और 3। ठीक है, तो अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न जो आपका है वह है क्या कि निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक वाचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो किसने किए थे? तो ये किए थे कौन? दी डक्कन एसोसिएशन। कौन? दी डक्कन एसोसिएशन। ठीक है, उसके बाद जो है निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो ये किया गया था कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, किस चीज़ से? इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न है वो है क्या? देखिए, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे कौन? तो ये थे संस्थापक कौन थे? तो द्वारका नाथ टैगोर। ठीक है, द्वारका नाथ टैगोर, याद रखिएगा। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? द्वारका नाथ टैगोर थे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न को देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये क्या है कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना कब की गई? तो ये किए गए थे 1843 ईस्वी में। कब किए गए थे? 1843 में। उसके बाद जो है देख सकते हैं मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में, पूना सार्वजनिक सभा 1876, इंडियन एसोसिएशन 1876। इस तरह से जो है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किसने कहा कि ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? तो ये किसने कहा था? तो दादा भाई नेरोजी ने कहा था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई गई? तो ये डफरिन के द्वारा। ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में इन्होंने क्या कहा कि बहुत जनता का सूक्ष्म, मतलब बहुत सूक्ष्म भाग जो है प्रतिनिधित्व कर रही है, इसके लिए उन्होंने हंसी उड़ाई। कौन? तो लॉर्ड डफरिन। ठीक है ना, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना करवाई थी। ठीक है ना, लॉर्ड डफरिन। अब देखिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उनको ध्यान से देखिए कि उसमें क्या कहा गया है। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस के विरोधी थे? तो ठीक है, तो हम लोग देखिए सैयद अहमद खां, बनारस के राजा शिव प्रसाद, या हैदराबाद के नवाब, या दिनसा मानक जी पैटिट। तो ये जो है सभी जो थे क्या थे? कांग्रेस के विरोधी थे। ठीक है ना, ये सभी क्या थे? कांग्रेस के विरोधी। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे क्या? प्रार्थना, याचना व विरोध। ठीक है, उदारवादियों का क्या था? कार्य पद्धति, प्रार्थना, याचना और विरोध। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? तो किसने दिए? उदारवादियों ने। किसने? उदारवादियों ने। ठीक है, उसके बाद जो है अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका है वो है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? तो ये किए थे दादा भाई नेरोजी। कब?
1904 ईस्वी में। कब किए? 1904 में। ठीक है। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। ठीक है। क्या था कि जनता का ध्यान, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। किसने कहा था? हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त है, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। तो दादा भाई नेरोजी ने कहा, क्या कहा था? कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है। ठीक है। तो ये देख लिए कि किसने कहा था। अब ये किसने कहा था कि भारतवर्ष जो है तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। तो ये कहा था एल्गिन। किसने कहा था? याद रखिएगा, एल्गिन। ठीक है। जिसको अलग कर दिया गया भारत से। बाद में जब हम लोग एकता हुआ तो इन सभी को खदेड़ दिया गया। इसने क्या कहा कि तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के ही बल पर इसे ब्रिटानी यानी ब्रिटिश के कब्जे में रखा जाएगा। ठीक है। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा? अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोवेश जो आंदोलन चलाया, उसमें उन्हें रोटियां के बजाय पत्थर मिले। लाला लाजपत राय। क्या मिले? रोटियां के बदले पत्थर मिले। यानी किसने कहा ये स्टेटमेंट? तो लाला लाजपत राय। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था? यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टटरा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। तो ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा ये कथन? बाल गंगाधर तिलक। क्या कहा कि हम लोग साल में एक बार जो है मेढक की तरह टटराने से हमको ये मतलब सफलता नहीं मिलेगी। तो चलिए, बहुत अच्छा स्टेटमेंट इन्होंने कहा। और इस तरह से हम लोग जो है अगला प्रश्न लेते हैं कि 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? तो ये किसके गिरफ्तारी के बाद? तो बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद जो है राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया। उसके बाद जो है अगला प्रश्न जो है, देखिए कितना सुंदर प्रश्न है कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो यह दिया था दादा भाई नेरोजी ने। ठीक है ना। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बने हैं। यह कथन किसने कहा? दादा भाई नेरोजी ने। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादी के प्रति संयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग यानी सूक्ष्म अल्पसंख्यक की प्रतिनिधित्व करती है? तो आप लोग देख चुके हैं कि ये कथन किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। इस तरह से दोस्तों हम जो है ये 1905 तक के चरण में जितने भी प्रश्न होते हैं या हो सकते थे, लुसेंट में जितना दिया गया है उनको हमने इस चैप्टर में जो है क्लियर किए हैं। इनको ध्यानपूर्वक देखिएगा तो शायद आपका क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है। तो अगर अच्छा लगे यह प्रयास तो इस सीरीज को देखिएगा। हम इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।